जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यतः दो विषयों पर। हालांकि उसके अंदर काफ़ी चर्चा करेंगे, परंतु दो विषय हैं। कौन कौन से दो विषय हैं? पहला विषय ये है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन कैसे उठाया जाता है। इस विषय पर बात करेंगे कि आप बिल्कुल पहला अटैम्प्ट देने वाले हैं और आप एक बार में सिलेक्शन उठाना चाहते हैं, उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी की जाती है, उस पर बात करेंगे। जबकि दूसरा विषय ये है कि बुक्स कैसे पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं, मोटी मोटी जो किताबें होती हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं, या और भी जो आप नोट्स के लिए अपने गाइड्स ले रहे हैं, या किसी भी संस्थान के, किसी भी विद्यालय के, किसी भी कोचिंग के आपने जो नोट्स लिए हैं, उनको पढ़ने का तरीका क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। हालांकि ये दोनों ही चीज़ें गुणवत्तापरक होनी चाहिए और इन दो मुख्य विषयों पर बात करेंगे। यानी पहला क्या है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन कैसे, जबकि दूसरा क्या है कि मोटी मोटी किताबों को दिमाग में कैसे रखें, कैसे वो हमको चीज़ें याद रह जाएं, हम भूलें नहीं। इन दो विषयों पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि इन दोनों का जो उत्तर है और सार जो है वो कुछ इस तरह का एंगल बनेगा और दोनों ही एक मुख्य धारा में जाकर मिल जाने वाले, तो इन पर अपन बात करने वाले हैं। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अनेक विद्यार्थियों ने इस बात को उठाया था कि सर आपने पिछले वीडियो में बताया है ये वाली बुक ले लीजिए, वो ले लीजिए, उससे पढ़िए, उससे पढ़िए, तो काफ़ी मोटी मोटी किताबें हो गई थी, ऐसा बच्चों ने कहा। उनको काफ़ी दिक्कत भी हुई इस चीज़ को लेकर कि सर ये बहुत ही मोटी बुक है, इसको कैसे क्या हम याद रख पाएंगे, कितना हमारा रिवीजन हो पाएगा, हम उस चीज़ को कैसे कर पाएंगे। और एग्ज़ाम जब आ जाएगा, अभी तो जैसे समय है, मान लीजिए 4 महीने 6 महीने हैं, तो अभी तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम को अब बिल्कुल 15 दिन बचे, 1 महीने बचे, तो उस समय वो मोटी बुक्स का क्या उपयोग है, उस समय उसका रिवीजन कैसे करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर उसकी उपयोगिता तो निरर्थक हो जाएगी बात वो। तो ये चीज़ों के समाधान कुछ मैं आपको अपने तरफ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोनों के ही उत्तर एक ही हैं, लगभग आप देखेंगे तो उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए तो बिना देर करे अपन इस चीज़ को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई विद्यार्थी परेशान हैं, यूट्यूब पर वीडियो भी हैं, MPPSC के पेपर को लेकर और भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के पेपर्स को लेकर थोड़ी सा दिमाग में एक तनाव, किस तरह से आया पेपर, पढ़कर जो गए थे वो नहीं आया, साल 2 साल से घर के बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं, उसमें से भी नहीं आया, जितना पढ़ा था उसमें से नहीं आया। कईयों ने तो ये भी कहा कि कोचिंग वालों से पेपर नहीं बन रहा है, हम लोग तो विद्यार्थी कैसे बनाएंगे पेपर, आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की भी चीज़ें कमेंट वगैरह आई हुई थी। तो चलिए देखते हैं अपन इन चीज़ों को। सबसे पहली बात तो पेपर अच्छा गया चाहे ख़राब गया, अच्छा गया तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उससे आपको लाहित होने की, उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो एक ही स्टेज थी। एक बात, कई बार क्या होता है कि अपने जो पढ़ा होता लगभग वही टाइप का पेपर आ जाता है, जिस फैक्ट को अपन देख कर गए थे वही आ गया, 2-4-5 क्वेश्चन, तो फेवर अपने आ जाता। तो इसके कारण क्या होता है, कई बार पेपर बड़ा आसान लगता है किसी किसी को, जबकि किसी किसी को पेपर लगता है बड़ा टफ। तो टफ़ और आसान वाली कोई बात नहीं है, आप जो पढ़ कर गए थे वही आ गया, तो इसलिए आपको थोड़ी सा आसान लग रहा है। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे तुक्का लग गया तो आसान लग रहा है। दूसरी चीज़, जिनको टफ़ लग रहा है तो साहब उस लीक से नहीं पढ़ा था या उस वे में नहीं पढ़ा था जहाँ से पेपर आ गया, तो थोड़ी सा टफ़ लगता है। तो दोनों ही बातें, अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, तो भी ज़्यादा आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे और भी स्टेजेस हैं, अन्यथा इससे घमंड की स्थिति पैदा होती है, वह हानिकारक होती है। जबकि दूसरा, ख़राब गया पेपर अपना, तो भी टेंशन नहीं लो, सामने एग्ज़ाम है, अगला एग्ज़ाम फिर से होने वाला है। आप अपने आप को संगठित करें, एकाग्र करें, मंथन करें, मनन करें, क्या गलती की थी आपने, कौन कौन सी ऐसी कमियां आपको लग रही हैं अपने आप में, या आयोग को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। थोड़ी सा मनन करें, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं तो बताऊंगा ही कि क्या करना चाहिए, अभी बताने ही वाला हूँ, और थोड़ा सा एक बार आप चिंतन कर लें, मनन कर लें उस चीज़ को लेकर। तो एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर पर हम बात कर लेने वाले हैं। तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, ज़्यादा दुखी नहीं होना, ना केवल अभी, बल्कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ से आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है एग्ज़ाम के 15 दिन 1 महीने पहले से, कि आपको ना तो क्रोधित होना है, ना दुखी होना है, डिप्रेस होना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी या पहुँचने के रास्ते में भी आपकी यही प्रोसेस होनी चाहिए। जब आप पेपर देने जा रहे हैं, कोई मिल गया, किसी ने आपसे ऐसी बात कर दी, तब भी बड़े धैर्य से रहो साहब, क्योंकि आपका पेपर है, तो सामने वाला तो करके निकल गया, लेकिन आपको पेपर देना, वहाँ बहुत कूल डाउन रहने की ज़रूरत है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी यही प्रोसेस होती है साहब, ना क्रोध ना डिप्रेशन। पेपर टफ़ आया है, इजी आया है, जो भी है, इजी आया है तो अपन खुश हो गए, अरे आराम से अपन तो उसको बना देंगे, ज़्यादा ही खुश हो जाते हो। कई बार होता ये है कि ऑप्शन ए पढ़ा अपन ने, वही सही लगा अपन को, बी पढ़ना ही भूल गए, सी तो देखा ही नहीं, डी की तो भूल जाओ, तो उसके कारण क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसा भी क्वेश्चन आया था कि सिंध की राजधानी क्या थी, ऑप्शन ए पढ़ा देवल, थोड़ी सा ज़्यादा खुश हो गए। अनेक विद्यार्थी ऐसे थे, मैंने चर्चा के दौरान में जाना, कि उन्होंने ऑप्शन बी पढ़ा ही नहीं, सी और डी तो देखा ही नहीं था। बोले सर देवल आया जैसे ही तो तुरंत वो हाथ चल गया, आसान लगा, खुश हो गए।
गलती कर बैठे। वहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। ना तो आपको ज़्यादा खुश होना है और ना ही पेपर टफ है तो टेंशन लेना है, आपको बहुत रिलैक्स रहना है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी पढ़ा था, जो कि रेगुलर विद्यार्थी जिनको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, उनने जब ऑप्शन बी देखा तो उनको एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि देवल और अरोर में से कोई एक लग रहा है, और फिर उनका 80% आंसर कहाँ गया, अरोर की ओर चला गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वो पेपर को देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुए उस समय, उस मूवमेंट पर। सिर्फ उतने ही का खेल है, उसके बाद में तो घर आने के बाद तो भरपूर देखने को मिलेगा आपको पेपर, और देखते रहो आप दिन रात। तो ये चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, इसलिए ज़्यादा खुश नहीं, अपने आप को एक मध्यम स्तर पर रखें। बिल्कुल अपने आप का जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखें। थोड़ी सा दुखी होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, डिप्रेस होने पर या घबरा जाने पर भी आपका परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है, तो वो भी होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर के बाद में भी आपने मिलाया, कम जा रहा है स्कोर, पेपर पता नहीं कैसा आ गया, कहाँ से आ गया, क्या पूछ रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं है, वो भी नहीं। थोड़ी सा आराम से रिलैक्स अपन बनाएंगे उस पेपर को। जहाँ से भी पेपर पूछा जाएगा, जितना टफ पूछा जाएगा, अपन बनाएंगे उस चीज़ को, उस पर ही बात कर रहे हैं हम, है ना। कितना ही टफ है, हमको तो सिलेक्शन उठाना है। अब आप साहब जी तूफान से टकराने को ही बोल दोगे तो भी अपन टकरा जाएंगे, ये निश्चय अपन ने कर लिया। कुछ इस वे में अपन को तैयारी करनी है, ठीक है। सबसे पहली बात पर अपन कर लेते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट पर सेलेक्ट कैसे होते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट का क्या मतलब समझते हैं आप? दोनों के लिए बता रहा हूँ। कुछ जो ऐसे विद्यार्थी बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत सीनियर है, बहुत सालों से दे रहे हैं, 6 बार प्रीलिम्स दिया है, 4 बार मेंस दिया है, 2 बार इंटरव्यू दिया है, 1 बार सिलेक्शन लिया है, ऐसे विद्यार्थी। प्लस जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए, बोले आज तक कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं दिया, ग्रुप डी का नहीं दिया, कांस्टेबल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा पहला पेपर देने जा रहे हैं, MPPSC गया सिविल सर्विसेज का। मैं जो कुछ भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मेरे 2 पैरामीटर हैं, या तो मैं आपको IAS के लिए बता रहा हूँ, या तो मैं आपको सिविल सर्विसेज स्टेट वाली यानी PSC वगैरह के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी में भी आपके लिए काम आएगा ये विचार, परंतु मेरा जो प्राइम टारगेट है, जिस संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एज अ सिविल सर्वेंट के वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो फर्स्ट अटैम्प्ट दोनों में से किसी का भी हो, चाहे बहुत सीनियर हो, चाहे बिल्कुल जूनियर हो, चाहे नए हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना, दोनों के लिए ही फर्स्ट अटैम्प्ट है। रीज़न क्या है? देखिए, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर बिगड़ता है, सबसे ज़्यादा बार उन्हीं का बिगड़ता है। जो नए स्टूडेंट हैं उनका ज़्यादा पेपर नहीं बिगड़ता, आपको मैं बता दूँ क्यों। क्योंकि नए स्टूडेंट्स के लिए ये होता है आपकी पहली बार अपन ने पढ़ा है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ा हुआ है और जाके पेपर दिया है, तो 100 में से अपने 45 के आसपास सही हो जाते हैं। नहीं भी पढ़ा होता बेटा, आप पेपर में केवल तुक्के मारने गए होते तो भी आपके 40-45 यूं ही सही हो जाते, नाम मात्र की मेहनत से। इस बात को समझो। तो ऐसा लगता है कि मैंने 2 दिन पढ़ा था और 2 दिन में मैंने 45 बना ली। अगर मैं 4 दिन पढ़ लेता तो मेरे कितने बन जाते? 90। ऐसा लगता है पर ऐसा होता नहीं है साहब, ठीक। पहली बार तो नए आदमी का पेपर बिगड़ने उसको ज़्यादा उसको टेंशन नहीं है। टेंशन वाली बात होती है जो सीनियर होते हैं, उनको क्या लगता है कि उन्हें बहुत पढ़ा है, 2-4 मेंस दे चुके हैं अपन, बहुत ज्ञान है, ये पढ़ी किताब वो पढ़ी है, तुम हमें क्या बताओगे, M लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, हम सब जानते हैं। ये एक जो होता है ना, इसके कारण एक बहुत बड़ा बैरियर आपके मार्ग में खड़ा हो जाता है। वहाँ से क्या होता है कि हम रिवीजन करना बंद कर देते हैं, या उतनी शिद्दत से, उतनी निष्ठा से, उतनी ईमानदारी से हम उस रिवीजन को नहीं करते हैं। बिल्कुल मामूली सा क्वेश्चन आएगा, रिवीजन ना होने के कारण इनका गलत होता है, ज्ञान के अभाव के कारण या योग्यता की कमी के कारण इनका पेपर कभी भी बिगड़ता नहीं है। किस कारण बिगड़ता है? रिवीजन ना होने के कारण। अगर इन्हें सिर्फ 5 सेकंड भी उस फैक्ट को देखा होता, नज़रें फिरा ली होती, एक झटके बना देता वो पेपर को, परंतु उसने नज़रें नहीं फिराई थी, तो उसके कारण गलती हुई। दूसरा क्या है कि एग्ज़ाम जो होता है एक लॉन्ग जंप की तरह होता है, लंबी रेस होता है। लॉन्ग जंप का मतलब क्या है? लॉन्ग जंप का मतलब ये है कि जैसे लॉन्ग जंप में आपको जंप तो लेना है दूर तक की, लेकिन उसके पहले का जो रनर अप होता है उसका बड़ा रोल होता है कि आप 50 कदम से दौड़ते आ रहे हैं, आप 60 कदम से 80 कदम से दौड़ते चले आ रहे हैं, तो उससे बॉडी में एक फ़्लो आ जाता है। तो जब आप जंप लेते हैं तो नॉर्मली खड़े खड़े जंप लेने के बजाय फ़्लो में जब आप जंप लेते हैं तो ज़्यादा दूर तक जाते हैं। यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी है, चाहे IAS का हो, चाहे PCS हो, चाहे कोई सा भी हो, कि आप एग्ज़ाम वाली जंप वाले डे के कितने महीने पहले, कितने दिनों पहले अपने आप को एकाग्र करके दौड़ते चले आ रहे थे, रिवीजन करते चले आ रहे थे, करंट अफेयर्स को अपडेट करते चले आ रहे थे, सिलेबस के सारे सेक्शंस को पढ़ते आ रहे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कितने आपने लगाए थे। ये क्या है? आपका रनर अप है। और जैसे ही एग्ज़ाम आया आपने तब जंप मारी, तो आप कभी भी रेगुलर प्रैक्टिस में होने के कारण उसको पार कर जाएंगे, काफ़ी दूर तक जंप जाएगी। अपेक्षाकृत उनकी जिनको बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, वो खड़े खड़े जंप लगा रहे हैं साहब, तो उनकी लॉन्ग जंप कभी भी क्या होगी? छोटी होगी। तो इसके कारण भी क्या होता है, कई बार पेपर बिगड़ता है। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ दोनों ही लोगों के लिए है,
चाहे वो कितने ही सीनियर क्यों ना हो और चाहे वो कितने ही जूनियर क्यों ना हो, उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जो सीनियर है वो ये गलती कभी भी ना करें। एग्ज़ाम के 2-3 महीने 4 महीने पहले से अपने आप को एकाग्र करना, फोकस करना शुरू कर दें और वो अपने आप को क्या मान लें, अपने आप को तत्काल मान लें कि साहब मैं ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला विचार आपको होगा, कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? बिल्कुल ज़ीरो से। मुझे कुछ भी नहीं बनता, मैंने जो रिवीजन किया था, पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, बहुत कुछ मैं भूल गया हूँ। अब मुझे जो कुछ भी है बिल्कुल नए सिरे से तैयार करना है। जैसे सचिन तेंदुलकर है ना, पिछले बार 99 पर आउट हुआ था। अगली बार जब वो बैटिंग करने जाएगा तो उसको कितने से शुरू करना है? उसको ज़ीरो से ही शुरू करना है, उसको 90 से 98 से तो शुरू करना नहीं है। यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम साहब। जो सीनियर स्टूडेंट इस बात को समझ जाते हैं, मान लेते हैं, हृदय से स्वीकार कर लेते हैं और तैयारी अपनी उस वे में शुरू करते हैं, तो कभी भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जिनका पेपर बिगड़ता है, देखिएगा, आप उनसे चर्चा कीजिएगा, वो आपको यही वजह कुछ ना कुछ बता देंगे कि अगर उनकी एक नज़र भी पड़ी होती उस टॉपिक पर, एक नज़र 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी पड़ गई होती उस फैक्ट पर, तो एक बार में बना देता वो। ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन मान के चलिए कम से कम 10 होते हैं 100 में से। पिछली बार कहीं करेवा वाला आया था, करेवा भूमि किसको कहते हैं, चाहे हीरापुर के राजा हृदय शाह वाला क्वेश्चन हो, चाहे इस बार का आप देख लें सिंध की राजधानी वाला क्वेश्चन हो, 1919 का अधिनियम वाला क्वेश्चन हो, और भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं, मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि नज़र पड़ गई होती, भारत की कुल लंबाई कितनी है, कॉरिडोर कौन सा कहलाता है, ईस्ट वेस्ट कौन सा कहलाता है, नॉर्थ साउथ कौन सा कहलाता है, नेशनल हाईवे लंबा कौन सा है, छोटा कौन सा है। रिवीजन नहीं किया था, कन्फ्यूज़न हो गया साहब, 44 नंबर का लंबा है कि 46 नंबर का। मध्य प्रदेश में सबसे लंबा 44 पढ़ा था कि 46 पढ़ा था, इतने में कन्फ्यूज़न हो जाता है और वहाँ पर अवसर नहीं है और वहाँ का माइंड सेटअप ही अलग होता है एग्जामिनेशन हॉल का। तो कभी भी ये गलती ना करें, कौन से सीनियर चाहे जूनियर या नए विद्यार्थी। अब फर्स्ट अटैम्प्ट पर ही अपन को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है साथ ही, ठीक। 3 से 4 पिलर होते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, पुनः बता दे रहा हूँ। पहला होता है आपका सिलेबस, कभी भी वो आपकी नज़रों से ओझल नहीं होना चाहिए, आपके दिल दिमाग में होना चाहिए, यहाँ पर उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा सकते हो उतने लगा लीजिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको पास करना है तो कितने क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के प्लस मॉडल। अगर आपको कोई एग्ज़ाम पास करना है, चाहे PCS का हो चाहे IAS का एग्ज़ाम हो, 50,000 याद रखना। क्या कहा हमने? 50,000 क्वेश्चन कहा आपसे, इतने आपको लगाने पड़ेंगे। आप कम करना चाहते बोले नहीं इतने नहीं लगा सकते, 25,000 कर लो साहब, पर इतने आपको लगाने ही पड़ेंगे। और कम कर लोगे, मान लो आप 5-10 हज़ार तक पहुंच जाओगे, तो भी उसमें प्रॉब्लम ये जाएगी कि फिर आपका 1 नंबर 2 नंबर से रुकने लग जाएगा। ये एक प्रॉब्लम जाती है। बोले सर पहुंच तो गया था मैं कट ऑफ के पास तक, 1 नंबर 2 नंबर। देख लेना वो विद्यार्थी जो कि हर बार कट ऑफ के 1-2 नंबर से रह जाते ना, उनमें क्या कमी रह जाती? ज्ञानवान की कोई कमी नहीं है, भरपूर पढ़ा है उन्होंने, उस फील्ड से आया उनका क्वेश्चन उनने बनाया है, लेकिन गलत वो उन प्रश्नों के कारण हुए हैं या बाहर उन प्रश्नों के कारण हुए हैं जो उनसे बनते थे, उसके बावजूद भी वो गलत करके आए हैं। तो ये गलती नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनको लगा तो 2 पॉइंट, पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तीसरा होता है आपका मेंटर, यानी कि मार्गदर्शक, आपका गुरुजन। अच्छे गुरु के संपर्क में यदि आप हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेने वाले हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये चीज़ 3 बातें हो गई, यानी एक अच्छे गुरु का सानिध्य होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास में 10 वर्षों का अनुभव है। आप अभी 6 महीने 4 महीने 1 साल पुराने हैं, 2 साल पुराने हैं, या मैं कहता हूँ 5 साल भी पुराने, तो जो आपके गुरुजन होंगे वो आपसे तो सीनियर होंगे, तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नए बच्चे को उनसे 100 बातें सीखने को मिलती हैं। आप बहुत पुराने हैं, आपको हो सकता है 5 ही बातें सीखने को मिलें, 2 मिलें, 1 मिलें, एक पूरी की पूरी एक मुलाकात में हो सकता है आपको 1 बात सीखने को मिले, पर वो भी बहुत काम की होती है, कभी भी याद रखना इस बात को। तो ये चीज़ हो गई 3 पॉइंट, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, योर मेंटर, और 4th होते हैं आप, यानी कि आप हार्ड वर्कर के रूप में। ये इनका सामंजस्य लेकर चलना है, तब आप सिलेक्शन पाएंगे। अब कैसे क्या लेकर चलना है, ठीक है, कुछ बातें और भी पहले से क्लियर कर दें। फर्स्ट अटैम्प्ट वाली जो बात कही आपसे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सक्सेस होना, तो किसका फर्स्ट अटैम्प्ट है? सबका, ना सीनियर ना जूनियर, उससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी शिद्दत से पढ़ता है, कितने घंटे पढ़ता है, या कितना वो समय निकाल पाता है, जॉब के साथ में फ्री है, कोई जिम्मेदारी है नहीं है, तो एक थोड़ी सा समय का फ़र्क पड़ता है कि हाँ कोई 10 घंटे पढ़ रहा है और कोई साहब भी 4 ही घंटे 5 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसके पास एक लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम है, तो उस चीज़ को वो कवर कर जाता है ना। तो डिपेंड करता है कितने पहले से आप तैयारी कर रहे हैं। फिर भी मेरा मानना यह है कि आप भले ही थोड़ी बहुत पहले पढ़े हुए, थोड़ी बहुत है ना, बिल्कुल फ्रेशर के लिए नहीं कह रहा हूँ, फ्रेशर को कम से कम 1 से 1.5 साल कम से कम बता रहा हूँ, जबकि आप पहले से पढ़ रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं आपको,
तो आपको एग्ज़ाम के 4 महीने 5 महीने पहले, मिनिमम कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। बोले अब मतलब 5 महीने बचे हैं, एक एक दिन गिनना है, एक एक चीज़ पढ़ना है, 5 महीने 4 महीने 3 महीने जो भी हो आपका, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कितने घंटे उसमें डाल पाते हैं या कितनी शिद्दत उसमें डाल पाते हैं। घंटों को ज़्यादा कोई ऐसा रोल नहीं है, एक शिद्दत की बात होती है, एक जिजीविषा की बात होती है, उसका बड़ा रोल होता है। खैर, इतने पहले से आपको उस लॉन्ग जंप की तैयारी रनअप पे आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस पर आ जाना चाहिए। किन चीज़ों को लेकर? यही 4 जो बातें आपको बताई हैं, ठीक है। अब फर्स्ट अटैम्प्ट है अपना साहब जी। सबसे पहले आपने सिलेबस को देख लिया, साहब मेरा ये चीज़ें हैं, सिलेबस में ये आना है, मेरा पहले से तैयार ये है, मुझे आगे और भी तैयार करना है। कई विद्यार्थी गलती कर जाते हैं सिलेबस को लेकर, की है गलती। अभी MPPSC के संदर्भ में बात करें, जो क्षेत्रीय राज्य थे उन पर क्वेश्चन आना था, बुंदेलखंड बघेलखंड आपको अलग से दिया हुआ था, इनको तैयार करना था। आपने गलत पुस्तकों का चयन कर लिया। गलत पुस्तक है जैसे कि आपने गिनी चुनी 1-2 गाइड वगैरह के भरोसे रह गए और वही मान बैठे कि ट्रेडिशनल पेपर आता है, तो आप सिर्फ वही पढ़ रहे थे साहब, उसके कारण दिक्कत हुई है आपको। वहीं आपने सही बुकों का चयन किया होता तो निश्चित रूप से आप पेपर काफ़ी अच्छे से बनाए होते। तो सिलेबस को देखो। अभी मेंस में भी आप देखना, क्षेत्रीय जो राजवंश है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उस पर काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन आएगा। नहीं तो बिल्कुल बेसिक सा पढ़ के चले जाते हो। राजा भोज बस पढ़ लिया अपन ने, ठीक है, मालवा का परमार वंश अपन ने देख लिया है, थोड़ी बहुत अपन ने रीवा देख लिया, तो गलती हो जाएगी आपसे। स्वतंत्रता सेनानी देख लिए हैं, झांसी की रानी देख लिया, अवंतीबाई देख लिया अपन ने, गलती हो जाएगी साहब। ये प्राइम टॉपिक्स हैं, ये कोर टॉपिक्स हैं, नो डाउट इनको देखना है, लेकिन एक संपूर्ण चीज़ों को देखना उसकी बात ही अलग, उससे लाभ मिलता है, कभी भी ध्यान रखना। फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, कुछ क्वेश्चन कुछ डाउट होंगे। क्या तैयारी करने के लिए अमीर होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात जान लो, मूलभूत संसाधन आपके पास में बेसिक वाले होने चाहिए। अब वो चाहे आपके खुद के हों, चाहे आपने उधार से कहीं से मांग के इकट्ठे किए हों, चाहे भानुमती ने कुनबा जोड़ा हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। संसाधन रिसोर्सेज थोड़ी से इकट्ठे कर लो, पहली बात। क्या पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है? याददाश्त, मेमोरी जिसे बोलते हो, वो बहुत तेज़ होना ज़रूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बहुत ही गलत विचार हैं कि उसकी याददाश्त तेज़ है, मेरी कमज़ोर है। सबकी याददाश्त एक सी ही होती है, सबका दिमाग एक सा ही होता है, फील्ड की बात होती है साहब। आप सचिन तेंदुलकर से गाना गवाएंगे तो लता मंगेशकर की बराबरी नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है वो। आप लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने बोलोगे तो उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि फील्ड नहीं है। तो इनमें ज्ञान की कमी नहीं है, इनमें बौद्धिकता की कमी नहीं है, इनमें याददाश्त की कमी नहीं है, केवल फील्ड का अंतर है। एक व्यक्ति जो अपनी फील्ड का जीनियस होता हो सकता है किसी दूसरी फील्ड में मूर्ख हो, बिल्कुल हो सकता है, अज्ञानी हो, बिल्कुल हो सकता है। तो ये कोई बात नहीं कि मेरी याददाश्त, मेरा दिमाग, ये वो, इन सबसे ज़्यादा फर्क नहीं है। आपको सम्मान कमाना पड़ता है, मिलता नहीं है साहब, उसको कमाना पड़ता है, ठीक है। तो याददाश्त वाली बात हो या नॉलेज वाली बात हो, आपको उसको अर्न करना पड़ेगा अपनी मेहनत से। जब आप उसको कमाएंगे तब आप सिलेक्शन पाएंगे। तो इसलिए ये वाली बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मेरे 10th में इतने % थे या कम थे, 3rd डिवीज़न फेल, 2 बार बैक लगी, ये सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मैंने आज निश्चय कर लिया, अब मैं तैयारी अच्छे से करूँगा। अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आज तक मेरा ग्रेजुएशन हो गया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बस यूँ ही टाइम पास के लिए दे देता था एग्ज़ाम के 2-4-10 दिन पहले। अब लेकिन मैं अपने आप को फोकस करने वाला हूँ, किस पर? एग्ज़ाम पर साहब। सामने जो मेरे है वो मुझे बहुत ज़रूरत है उसकी, मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही, मुझे कुछ बनना ही है, क्योंकि मेरे ऐसे विचार हैं, मेरे ऐसे सपने हैं, मेरे घर वालों के ऐसे सपने हैं, मेरे परिवार के ऐसे सपने हैं, इसलिए मैं करना चाहता हूँ। जिस दिन ये निश्चय आ गया, ऑटोमेटिक आप जीनियस हो गए, आप मेरिट लिस्ट वालों में आ गए साहब। ये तो हटा ही दो कि दिमाग तेज, याददाश्त तेज। जब आप पढ़ोगे, उसको बार बार पढ़ोगे, दिमाग तेज होएगा ही होएगा, फैक्ट याद रहेंगे ही। और 100-50-200 फैक्ट याद है तो कोई इससे ये नहीं पता चल जाता कि आप विद्वान हो, ठीक है। इससे ये कोई पैरामीटर नहीं होता साहब। जब आप उसको पढ़ते हो, उस फील्ड के हो आप, तो हाँ आपको बेसिक चीज़ें मालूम होंगी। जैसे आपने तैयारी की है तो GS वगैरह पूछे, GK वगैरह कोई पूछे MP के बारे में, इंडिया के बारे में, आप बता दोगे वर्ल्ड के बारे में। अब जो बंदा उस फील्ड से जुड़ा नहीं है तो वो नहीं बता पाएगा। या आप पूछो कि अमेरिका की राजधानी कहाँ, तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आप उस फील्ड से जुड़े हैं तो आपको ज्ञान है साहब, इतना ही सा तो फ़र्क है। तो आप उस फील्ड में जब रहोगे, रेगुलर उसको ब्रशअप करते रहते हो, इतनी बात होती है। तो इन बातों का कोई मायने नहीं रखता है। कभी भी ध्यान रखना, एक बहुत ही फेमस कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी योग्यता का, उसकी बौद्धिकता का, उसके संसाधनों का उतना महत्व नहीं होता है जितना उसका कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, निष्ठा, निरंतरता और लगन का होता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी सब चीज़ें तो ऊपरी हैं।
यही वजह है कि देश में कई ऐसे लोगों को देखोगे बहुत ही साहब वंचित तबके से होते हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन वो पा जाते हैं। हालांकि उनकी संख्या कम होती है, अपवाद ही होते हैं। देखो सच बात तो यह है, मैक्सिमम जो होते हैं वो संसाधनों से संपन्न लोग होते हैं। संसाधन आप इकट्ठा करना सीखो, नहीं है ना आपके पास में, इकट्ठे करिए संसाधन। आपको मालूम है कि साहब 6 महीने बाद मेरा पेपर है, मैं जॉब में नहीं जा सकता, 6 महीने के लिए कुछ सेविंग करके रखी होगी ना आपने, करके रखिए। संसाधन इसको कहते हैं इकट्ठा करना। अमीर बनने नहीं कह रहा हूँ आपसे, संसाधन इकट्ठा करने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जब आप ये चीज़ें करते हैं तो आपकी तैयारी का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद में अपन इसमें और भी कुछ चीज़ों पर बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमको करनी चाहिए, क्या क्या हम इसमें देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसा कि आपसे कहा, संसाधन इकट्ठे कीजिए। अमीर बनने के लिए नहीं कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन में आपके किन बातों का योगदान है, ये वाली बात मैंने आपसे कही साहब कि आपकी ऊर्जा का योगदान है। आप गरीब हैं, वंचित तबके से, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन उठा सकते हैं। हालांकि उनके मार्ग में बाधाएं काफ़ी अधिक होती हैं, बहुत सी दिक्कतें जाती हैं, कठिनाइयाँ जाती हैं, जीवन ऑलरेडी ही कठिन होता है, ऊपर से एक और नया आपने टफ टास्क ले लिया है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन पिछड़े हुए परिवार से हैं, कम शिक्षित परिवार से हैं, कम संपन्न परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, तो आपका सिलेक्शन रुकेगा। यदि आपने ठान लिया है, यदि आप दृढ़ प्रतिबद्ध हैं बिल्कुल उस चीज़ को लेकर, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन उठा सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि आपको सिलेक्शन में 6 महीने की बजाय 1 साल 2 साल लग जाए, वो एक अलग बात है, 3 साल लग जाए, वो एक अलग बात है। पर ये ज़रूर है कि आप निश्चित रूप से उसको कर सकते हैं। तो इन बातों को अपन ने क्लियर कर लिया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है आपको। तो संसाधनों वाली बात जो आपसे कही कि बहुत अमीर होना, बहुत पढ़ाई में तेज़ होना, कोई भी नो मोर रिक्वायरमेंट। तो फिर रिक्वायर्ड क्या है, ज़रूरत किस बात की होती है? ज़रूरत होती इस बात की कि आपका लक्ष्य आपको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। आपकी भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है कि मुझे बनना ही है, मुझे करना ही है। कई लोगों को हाथ भी उड़ाते होंगे कि बोले अरे तुम तो कलेक्टर बनने वाले हो, तुम तो ये होने वाले हो। बचो ऐसे लोगों से। आपने बिल्कुल सही सोचा है कि नहीं, मुझे बनना ही है, मुझे सिलेक्शन पाना है, और इसमें कुछ गलत नहीं है आप जो भी सोच रहे हैं, और आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, ऐसे नकारात्मक लोगों को बार बार सुनोगे तो एक डिप्रेशन आने लग जाएगा, क्योंकि उनका डेली का काम आपको सुबह शाम टोकना, अब वो चाहे आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार हों, जो भी हों, है ना। होता होगा आप में से कईयों के साथ में, बताइएगा। तो ज़रूरत किन बातों की ज़रूरत है? एक सकारात्मक माइंड सेट की ज़रूरत होती है साहब। आपका माइंड बहुत अच्छे से सेट है, आप अपने लक्ष्य पर बिल्कुल फोकस हैं, तो निश्चित रूप से आप मछली की आँख को भेद जाओगे। यदि उसमें डिस्ट्रैक्शन है या कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उनकी बातों में आ जाते हो, उन पर भरोसा कर लेते हो, तो कहता अरे बहुत कठिन है आजकल, तो नौकरियाँ कहाँ मिलती हैं, ये है वो है। आप ऐसी बातों में यदि आप आ जाते हैं तो फिर आप गलत दिशा में हैं। आपको बचने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों से। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे पर कि पढ़ाई कैसे की जाती है साहब जी। सिलेक्शन आपको पाना ही है, बिल्कुल आपने सोच लिया, दृढ़ प्रतिबद्ध हैं, मैं गरीब हूँ, मैं बिल्कुल रिक्शा चलाता हूँ, मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मैं टेलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या एक मिडिल क्लास फैमिली से या रिच फैमिली से हैं, सबके लिए यहाँ से प्लेटफॉर्म या जो वे है वो अब यहाँ से कॉमन बनेगा, जो मैं बताने वाला हूँ साहब। यदि आपने इसको फॉलो किया तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट अटैम्प्ट पर सिलेक्शन पा जाओगे। देखते हैं कौन कौन सी बातें। सबसे पहले आप और आपका स्टडी रूम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सेपरेट कमरा ही हो, यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पढ़ने वाले तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर ही पढ़ लेते हैं, और मैंने तो पढ़ा है, इस बात को मना नहीं कर सकता मैं। ज़रूरत होती है आपको एक स्पेशल स्पेस मिल जाए आपको अलग, जहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस ना किया जाए। कुछ ऐसा स्पेस देख लें, कुछ कमरा देख लें, स्टोर रूम देख लें, कहीं भी शिफ्ट हो जाओ आप, ठीक, जहाँ आप हो और आपकी तन्हाइयाँ हों और आपकी टेबल कुर्सी हो, आपकी किताबों की अलमारी हो साहब, ठीक। टेबल कुर्सी पर ही पढ़ें। मैक्सिमम बच्चे लेटे लेटे पढ़ते हैं, सोते सोते पढ़ते हैं, बिस्तर पर पढ़ते हैं। नो वे, ऐसे पढ़ाई नहीं होती साहब। यदि आपको जब इतना अच्छा एग्ज़ाम देना है, जब आपको ये बनना है, तो निश्चित रूप से आपको टेबल कुर्सी यूज़ करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि लेटे लेटे पढ़ के भी सेलेक्ट हो जाते होंगे, अपवाद होते हैं, ठीक है। कई लोग बोल भी देते हैं बातों में, पर जो बात टेबल कुर्सी की मैंने कही उसका तोड़। अब ये नहीं कहा कि 10,000 रुपये की टेबल कुर्सी ही लेकर आओगे, ऐसा नहीं कहा। आप 500 रुपये वाली ले लो, आप बना लो घर पर, ये कहा। बट ये बिल्कुल आपकी टेबल, और ये आप बैठे हुए अपनी चेयर पर साहब। सामने वॉल है या विंडो है या जो भी है, वॉल है अच्छी बात है, वहाँ पर मैप्स लगे होने चाहिए आपके, कम से कम 2 मैप तो चाहिए। एक इंडिया का मैप चाहिए, कागज़ वाला लो, 500 रुपये वाला नहीं कह रहा हूँ, 50 रुपये वाला लो, 20 रुपये वाला लो, कागज़ वाला लो। पॉलिटिकल मैप। दूसरा क्या होना चाहिए? वर्ल्ड का मैप आपका, अगेन पॉलिटिकल। तीसरा, यदि आप MP का रख सकते हो अपनी टेबल पर लगा लो, जिस पर पढ़ते हो ना उस पर ही लगा लो, सब बिछा लो, वाटरप्रूफ वाला ले लो,
30-40 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं होने वाले। जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो कम से कम संसाधन का ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो उन वर्गों पर है जो कि बिल्कुल निचले से लेके हायर तक के सभी समाहित हों, क्योंकि ये तो खरीद ही लेगा, ये भी खरीद सके। तो मैं कभी भी ऐसी चीज़ें ही बताने की कोशिश करता हूँ। ये होना चाहिए आपकी जो अलमारी है बुक्स वाली या जो भी आप जहाँ रखते हो शेल्फ वगैरह, वो आपकी स्टडी टेबल के पास में होनी चाहिए। कोशिश ये कर लो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। अपनी टेबल पर कम से कम कॉपी किताबें रखिए साहब, नोट्स बनाइए, रजिस्टर रखिए, अपने A4 साइज़ का रजिस्टर यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि वही आपको मेंस में लिखना है, उस पर ही लिखना है आपको, इसलिए उसे मेंटेन ही करिए। एटलस अपना विधिवत रखिए, जो भी आप लेते हैं जिसमें आपको एक बार में क्विक रिवीजन, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आएगी, हाँ बोले फ्रांस वहाँ पर ये हुआ था, मोनाको के बारे में चर्चा आई, एक बार उठाकर देख लो उसको कि ये मोनाको है कहाँ पर, इतने फंस जाओ साहब जी। और जब आप उसको देखोगे तो वहाँ पर आपका रिवीजन भी होगा, आपका वही एटलस है, वही मैप है जिसको आप देख रहे हो, तो वहाँ पर रिवीजन होगा कि अच्छा इंटरनेशनल एथलेटिक्स जो आपका एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उसका मुख्यालय यहाँ है, ये तो अच्छा प्रीलिम्स में पूछा था, MPPSC प्रीलिम्स 2018-19 वाले क्वेश्चन में यही आया था, ये बना नहीं था कई लोगों से। रिवीजन होगा आपका क्लियर। जो टेबल पर आपके लगे हुए हैं पढ़ने के दौरान में कुछ में भी हो, आपने सिर्फ इतनी नज़र उठाए पढ़ते पढ़ते और आपके इतने में रिवीजन हो जाए, अच्छा ये यहाँ पर है, क्योंकि आप इसको जूम करके देख चुके हो अपने एटलस पर। ये फ़ायदा उसमें बहुत होता है, इसका बहुत महत्व होता है। एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले जो भी विद्यार्थी रेगुलर मैप देखते रहते हैं या एटलस देख कर जाते हैं, वो कम से कम 2 क्वेश्चन सही बनाते हैं। कोई भी विद्यार्थी हो साहब, IAS का देने जाओ, PCS देने जाओ, कम से कम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लेने वाले हैं, बाकी उन लोगों की अपेक्षा जो कि मैप देखकर नहीं गए थे। ज़रा से में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्लैक सी किस देश के ऊपर है। MPPSC प्रीलिम्स 17 या 18 समथिंग का क्वेश्चन था, IAS में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से देश कैस्पियन सी से लगते हैं नहीं लगते हैं, अरल सागर से लगते हैं नहीं लगते हैं, कौन सा कैलिफोर्निया की खाड़ी में आएगा नहीं आएगा, इतने में आपने देखा होता ना, एक बार बना देते। MPPSC में तो कई ऐसे क्वेश्चन गलत करके बोले डरबन कहाँ पर स्थित है, बोले साउथ अफ्रीका देखकर नहीं कर, हो गई गलती साहब जी, हो जाती है, अच्छे अच्छों से हो जाती है। बोले पहले बहुत पढ़ा, IAS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन भूल गए, ठीक है, तो ये हो जाता। एक बात और ध्यान रखना, अभ्यास के अभाव में विद्या नष्ट हो जाती है। बोले पहले लगा था टेबल पर मैप, पहले हम करते थे, अब नहीं करते, अभ्यास के अभाव में नष्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों से भी गलत हो जाएगा। तो सीनियर हों आप, चाहे कुछ भी हों, रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से, वही दिन याद करो आप अपने, जब आप तैयारी शुरू किए थे, कितनी प्रतिबद्धता से, कितनी गंभीरता से बातों को लेते थे। एक छोटी से छोटी बात कोई हमको बता दे तो उसको बहुत गंभीरता से आप लेते थे, अच्छा ऐसा भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वाली किताब लेना चाहिए, वाला एटलस लेना, कैसे करते थे आप। आज आप सीनियर हैं, 5 साल 10 साल हो गए हैं, पर आपको उस माहौल में जाकर जीने की ज़रूरत है, उस माइंड सेट में, उस मन स्थिति में जाकर जीने की ज़रूरत है। ज़ीरो से शुरू करना है चीज़ों को साहब, ठीक है। टेबल, कुर्सी, मैप वॉल पर, इस पर लगा लिया। अब इसके बाद में आपका दूसरी चीज़ होनी चाहिए, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए साहब, टेबल पर होना चाहिए, क्या क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, किस प्रकार का रहा है। एक और चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, जो भी आपका टारगेट है वो आपके हाथ में होना चाहिए। नए हैं, पहले प्रीलिम्स का, बाद में मेंस का होगा। प्रीलिम्स में देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, नए हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी सा आएगा, पर वो धीमे धीमे एक एक जो बूंद आएगी ना, वो आपके काम का हो जाने वाला है। अगेन, पढ़ने की जब भी आप शुरुआत कर दें, किसी भी सब्जेक्ट से उठा सकते हो, अपना टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल विधिवत कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट से उठा लीजिए, टाइम के तहत उसको बांध लीजिए। क्या मतलब होता है इसका, साहब सुबह के टाइम में ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, दोपहर के टाइम में ये पढ़ने वाला हूँ, शाम के टाइम में ये पढ़ने वाला हूँ, या फिर 2 घंटे अभी मैं ये पढ़ूंगा, 9 बजे के बाद में ये पढ़ने बैठ जाऊँगा या जाऊँगी। ये आपका होना चाहिए। होता क्या है, नहीं तो इसमें आपका टाइम किल होता है कि अपन ने उठा बस लिया, कुछ भी पढ़ते रहेंगे जब तक मन लगेगा पढ़ते रहेंगे, नहीं। नियमबद्ध हैं आप, मेरे को 2 घंटे का समय मिला है, मेरे पास में वैसे ही अभाव, मैं जॉब पर हूँ, मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, ये है वो है, जिम्मेदारी है, काम पर जाना है, बिल्कुल फिक्स कर लो। सुबह इतने बजे उठना है मुझे, मैं उसको फॉलो करूँगा, इतने बजे अपने टेबल पर आ जाऊँगा, 7 से लेकर 8 बजे तक मुझे 1 घंटा ये पढ़ना है, 8 से लेकर 9 बजे तक मुझे ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, चेंज करके। तो उससे क्या होता है कि मालूम है कि अब 8 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचे, अरे मेरे तो इतना सारा टॉपिक है, तो आधा छूट जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आप स्पीड बढ़ा कर पढ़ोगे, मुझे 8 बजे के पहले कंप्लीट करने, नहीं तो ये टॉपिक छूट जाएगा, फिर कल फिर से इसको उठाना पड़ेगा, तो फिर 2 क्लास में या 2 सिटिंग में आपका कंप्लीट होगा। तो ये फ़ायदा कभी भी होता है आपको। एक बात तो ये कभी भी कीजिए, अपने आपको टाइम में बांधना सीखिए, अपने टारगेट तय करना सीखिए, इस काम को आप करेंगे। अगेन इसके साथ में कितनी स्पीड से पढ़ना चाहिए, क्या स्पीड होनी चाहिए, आपकी जो भी स्पीड है उससे 102%, 105%। आप बहुत स्लो पढ़ते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है,
आपकी स्पीड है वो, उसको धीमे धीमे बढ़ाना है आपको। एकदम से नहीं बढ़ा दोगे सुपर फास्ट हो जाओगे। आपको मालूम है आप प्रति मिनट में 100 शब्द पढ़ लेते हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप क्या करो, आप प्रति मिनट 102 शब्द पढ़ो, 3 शब्द, 104, 105, 106, 110। एक स्थिति आएगी कि आपकी स्पीड बढ़ के 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना हो जाएगी समय के साथ साथ साहब। तो कभी भी ये करो, ये नहीं कई लोग बोलते रहे मैं तो एक दिन में किताब पढ़ लेता हूँ तो मैं भी पढ़ लूँगा। नहीं, अभी वो समय आएगा, आपको अभ्यास से आएगा, धीमे धीमे आएगा, एकदम से नहीं आने वाला है। जब आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तब आएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगेन इसके साथ में साथ हम यदि देखें, पढ़ने का तरीका आपने देख लिया, कुछ यूज़ कीजिए लिखने के लिए। पहला रफ पेजेस, दूसरा आपके A4 साइज़ के जो रजिस्टर्स हैं, है ना, छोटी छोटी कॉपी में मत लिखा करो। रीज़न ये है कि वहाँ मेंस में जब आपको लिखना है तो उसी साइज़ की कॉपी पर लिखना है, वैसे ही प्रैक्टिस बनी रहे। जब मेंस में बैठ कर लिख रहे हो तो समय लगे कि साहब मैं अपने घर पर ही टेबल कुर्सी पर बैठा हूँ, अपने रूम में ही लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आप अपने ग्राउंड पर हैं। ये फ़ायदा कभी भी होता है। रफ पेजेस वाली बात मैंने आपसे कही, ये क्या है, कई बार क्या होता है, कई वर्ड्स टफ होते हैं पढ़ने के दौरान में, इतनी आसानी से याद नहीं होते, खासकर नया नया अपन पढ़ रहे हैं तो याद नहीं होते अपन को। क्या कर लो, उसको एक लाइन में उसको लिख लो। जैसे अपन को याद आया साहब जी, न्यूरेमबर्ग करके याद आया, बोले साहब ये तो बंदा है, फाउंडर है, इसका पितामह करके कहलाता है। पॉस्चराइजेशन नहीं याद आ रहा, नहीं बन रहा था अपन को, उसको लिख कर देख लो। तो कभी जो आप उसको 1 से 2 बार 3 बार लिख लोगे ना तो आपके यहाँ दिमाग में वो बैठ जाए। कभी पढ़ने की टेक्निक ये होनी चाहिए। अच्छे जो बंदे होते हैं वो गलती करते हैं ये वाली, और जिन्होंने ये किया होगा कभी भी देखना, उसके 2 महीने बाद, ये प्रैक्टिस करते करते उसको हो गया, 2 महीने के बाद में किसी ने भी पूछा साहब जी कि वो जो मैच हुआ था फाइनल मैच था, फीफा वर्ल्ड कप का था साहब जी, रशिया में हुआ था, फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में हुआ था। क्रोएशिया की प्राइम मिनिस्टर आई थी, लीडर आई थी, उनका नाम क्या था, बड़ा ऑड सा नाम होगा, याद नहीं आएगा। किनको, जिन्होंने सिर्फ उसको पढ़ा है। किसको याद आएगा, जिसने उसको लिखा है साहब। भले इसको आधा अधूरा याद आया पर उसको याद आया, क्योंकि उसने उसको लिख लिया था कि बोलिए टफ वर्ड ये भूल जाएंगे साहब अपन, मालूम अपन को तुम विद्वान हो तुम नहीं भूलो, पर हम तो भूल जाएंगे, हम कमज़ोर हैं भाई, हम उसको 0 से शुरू कर रहे हैं। एक बार अपन उसको लिख लिया, मार्क कर लिया, ठीक है, रफ पेजेस पर लिख दिया, रफ पेज फेंक दो, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेपल करके रखे 10 पेज 5 पेज रफ पेजेस आपने स्टेपल करके रखे, ब्लैंक वाले, किलो के भाव में खरीद के लाओ, 30 रुपये किलो के भाव वाले, उस पर लिख लो। कॉपी में लिख सकते हो, उस पर लिख दो साहब जी। अपने नोट्स पर लिखना है, लग रहा है इंपॉर्टेंट, उस पर लिख दो, पर लिखो जरूर उस चीज़ को, खासकर टफ चीज़ों को। कई विद्यार्थी क्या करते बोले मैं नोट्स बनाते हुए पढ़ता हूँ, बिल्कुल नहीं करना कि एक एक किताब का एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ नोट्स बनाते, अभी नहीं। नोट्स बनाने का इतना शौक है, पहले पढ़ लो बेटा, एक अच्छे व्यक्ति से मार्गदर्शन ले लो, शिक्षक से मार्गदर्शन ले लो, पूरा टॉपिक पढ़ लो। पूरा टॉपिक पढ़ लेने के बाद में ही आपको नोट्स बनाने की शुरुआत करनी चाहिए कभी भी। इवन मैं तो कहूँ फर्स्ट राउंड से भी गुजर जाओ, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लो नोट्स वोट्स बनाने की, वो बन जाएंगे धीमे धीमे, पता ही नहीं चलेंगे कब बन जाएंगे। क्योंकि जो लोग सिर्फ विचार लेकर बैठते हैं कि हाँ नोट्स बनाने बैठना है मुझे, ये रजिस्टर हिस्ट्री का, ये वाला ज्योग्राफी का, ये उनसे देख रहे हैं कितनों के रजिस्टर भर पाते हैं। वो धीमे धीमे अपने आप हो जाएगा, जैसे जैसे आप उसमें लगन से घुसते चले जाओ, वो सब हो जाएगा, वो पता नहीं चलेगा आपको। करंट अफेयर्स का ही बनाना पड़ेगा आपको नोट्स वगैरह, वो सब हो जाएगा, वो धीमे धीमे आएगा। एक दिन में जब आप एक पेज लिखोगे ना, ऐसे लगातार निरंतर प्रतिबद्धता आएगी, तब जाकर वो आपका रजिस्टर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और कुछ चीज़ों को बड़ी कठोरता से पालन करना ही पड़ेगा, वरना वो आपके रजिस्टर शुरुआत के 2-4 पेज भरे रहेंगे, उसके बाद बिल्कुल ब्लैंक रहने वाले हैं। चलिए, तो ये वाली बात हो गई, ये करना चाहिए आपको, लिखना चाहिए। मैंने आपसे कहा पढ़ते कैसे हैं, है ना, पढ़ते कैसे हैं, ये पूरा एक सेटअप वाली बात हो गई। अब इसके बाद में भी जो बात आती है कि पढ़ते कैसे, मोटी मोटी किताबें मैंने बताई आपको। कई लोगों ने कहा बोले सर लास्ट में इसका रिवीजन कैसे होगा, इतनी मोटी किताबें हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि इतनी मोटी किताबें हम पढ़ नहीं सकते, रिवीजन नहीं कर पाएंगे एग्जाम के पहले, तो वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो लोग गलत नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में तो अभी ज़्यादा बात नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं हाँ हम पढ़ लेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे बनना ही है, यही एकमात्र विचार कि बनना ही है, सिलेक्शन चाहिए ही है, तो वो पढ़ लेंगे। तो वो लोग भी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, वो पढ़ लेंगे। तो ये भी सही सोच रहे हैं और ये भी सही सोच रहे हैं, दोनों ही सही हैं। आप देख लो आपको क्या सोचना है, ठीक है। मोटी पतली ये कोई किताब नहीं होती। किताब कैसे पढ़ी जाती है, किताब पढ़ी जाती है भावना से, ना आँखों से, ना दिमाग से, इन सब से नहीं पढ़ी जाती किताब, ना जुबान से, भावना से। जैसे खाना होता ना, खाना सबसे पहले कैसे खाया जाता है, मुँह से नहीं खाया जाता है, सबसे पहले खाना खाया जाता है नाक से, उसकी जो सुगंध होती है वहाँ से खाने की शुरुआत होती है। खाना खाया जाता है परोसने वाले व्यक्ति की शिद्दत से, देने वाले की, अच्छे से अच्छा भोजन दे रहा है परंतु अपमानजनक तरीके से, शायद अच्छा नहीं लगेगा, देने वाला कुछ लोगों के गले से भी नहीं उतरेगा।
कम से कम संसाधनों में बनाया गया भोजन होगा, पर उसमें एक मिठास होगी, माँ की गरिमा होगी, प्रेम होगा, बहुत शानदार लगेगा साहब वो भोजन, उसकी बात ही अलग होगी। तो भावना प्रधान होती साहब, हमको, आपको, सबको केवल भावनाएं ही रन करती हैं, वही हमें शक्ति देती हैं, वही हमें तोड़ देती हैं। एक अच्छी भावनाओं का विकास करें और टारगेट सेट है जब आपका कि साहब मुझे ये करना ही है, फिर कहाँ की मोटी बदली किताब है साहब की। ठीक, अब और बात करते हैं इसके आगे भी। मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़ते हैं साहब, तो आपकी ये ऊर्जा एनर्जी तो निश्चित रूप से आप पढ़ जाओगे। आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है आपको, तो आप पढ़ जाओगे। दूसरा इसके बाद का पॉइंट और भी टेक्निकल कि पढ़ने बैठ रहे हैं अपन साहब जी। टेक्स्ट बुक में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको आपको केवल गुजरने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी गंभीरता से। बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगा के एक लाइन को रट्टा मारते पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप गाइडों में करते हो। उसको आप जनरल वे में पढ़ो, केवल इसलिए कि हाँ मुझे कुछ जानना है, आप पढ़ जाओगे साहब, बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़ जाओगे, बड़ी से बड़ी किताबों से गुजर जाओगे। ठीक, IAS वाले बंदे कैसे साहब की ईयर बुक आई है 2020 वाली, बोले 2 महीने बाद पेपर है, पढ़ लेगा वो, देखना 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में। इतनी मोटी किताब होती है साहब, ये इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट एडिशन की बात करो, पढ़ जाएगा वो, और जो उसको पढ़ जाएगा वो नंबर बनाएगा। जो कुछ होंगे नहीं, हमको पतली वाली चाहिए, गाइड चाहिए, उसका एक एडिशन चाहिए, कभी नहीं पढ़ पाएगा, पतली वाली भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। और जो बात उसमें है वो बात इसमें नहीं है। जो गंभीर विद्यार्थी हैं उस बात को समझ रहे होंगे साहब। तो ऐसे पढ़ा जाता है। अब इस पर और बात करो, मोटी बुक्स पर। देखिए टॉपिक कैसे पढ़े जाते हैं। पहली जनरली वे में आपको मैं बताऊं, टेक्निकल ये होती है, 2 कलर के आपके पास में पेन होने चाहिए। एक ही पेन में 2 कलर होते हैं, जानते होंगे, आते हैं मार्केट में बहुत सारे हैं, अब उसकी दुकान नहीं बताने बैठ जाऊँगा। 2 कलर के होने चाहिए, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो भी है आपका। ठीक, अब उसके बाद में जब आप बुक्स को पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा आप उससे अभी बिल्कुल अपने आप से नहीं पूछो कि मैंने कितना सारा पढ़ लिया, पूरे पेज में मैंने क्या क्या पढ़ लिया, नहीं, अभी आप ये नहीं करो। आप सिर्फ उस सिलेबस के उस टॉपिक को पढ़िए, उसको तैयार करने की भावना को लेकर बैठ के पढ़िए। 1 घंटे में आप उस टॉपिक को पढ़ने वाले हो, क्लियर है। जब आप पढ़ रहे हैं तो वो जो आपने कलर्स के पेन लिए हुए हैं, किसी से आप उस किसी चीज़ को हाईलाइट करोगे, किन चीज़ों को जो आपको महत्वपूर्ण लगती हैं। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण वही है जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है। कोई ज्ञानी आदमी आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है साहब जी। ठीक, तो जब पढ़ रहे हो तब इस बात को गौर कर, उसको मार्क कर दिया करो। ठीक, कर लिया, आगे बढ़ गए। हाँ, लग रहा है कि शायद ये इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में आ सकता है, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा ही रहे हैं तो आपको पता चलता है हाँ इस टाइप से पूछा गया था, ये तो आ भी चुका है एग्जाम में, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया था, अरे ये तो पिछले साल आया था जो मुझसे नहीं बना था, ये आपको मिलेगा तो आप उसको क्या करोगे, मार्क करोगे। किसी को ब्लू पेन से करोगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, और किसी को रेड पेन से मार्क करोगे, स्टार मार्क करोगे, कुछ सिंबल बनाओगे कि साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आसानी से हमको दूसरी किताबों में नहीं मिलती, हम तो उसको पढ़ चुके हैं। ये किया अपन ने, 1 घंटे में अपन ने टॉपिक पढ़ लिया पूरा का पूरा, जितने भी पेज हैं, 5 पेज का हो चाहे 50 पेज का, वो आपकी क्षमता की बात है। धीमे धीमे वो स्पीड बढ़ती है। 1 घंटे के बाद जब आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो उसको तुरंत ना छोड़ें, ये भूल कभी भी ना करें, ये गलती कभी ना करें। 1 घंटे में पढ़ा है आपने, उसको 5 मिनट बस और दे दो, उसको 4 मिनट और दे दो साहब। जिसको क्या करना है, वापस जाओ उसी टॉपिक के बिल्कुल पेज नंबर 1 पर जो आपने अभी पढ़ा। जितनी चीज़ें आपने अंडरलाइन की थी, मार्क की थी, सिर्फ उनको बस देखो। एक लाइन रिवाइज करने नहीं कह रहा हूँ। 50 पेज का टॉपिक आप कैसे कर लोगे, एक लाइन नहीं कर पाओगे, फिर आपको 1 घंटे लगेंगे। तो नहीं करना है, क्या करना है, हर उस पेज पर जाओ, पहले नंबर से शुरू करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये पढ़ा, इस पूरे पेज में मुझे 3 पॉइंट महत्वपूर्ण लगे, सिर्फ उतने 3 पॉइंट देखो जो आपने अंडरलाइन किए हैं। अगले पेज पर 2 पॉइंट, सिर्फ उसको देखो। आप यूँ ही नज़र फिराओगे, लाइन पर पड़ जाएगी और अब भी पढ़ा तो तरोताज़ा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। फिर अगले, फिर अगले, फिर अगले, ये करना है आपको। कुछ लग रहा है कि नहीं साहब इसके बावजूद भी मैं इस शब्द को बोल रहा हूँ, उसको उठा के रफ पेज पर हल्का सा लिख लिया, अपने नोट डाउन कहीं पर कर लिया अपने रजिस्टर में, विधिवत ये कर लो। जब भी आप ये करोगे तो 1 घंटे की बजाय 1 घंटे 5 मिनट लगेगा, पर वो टॉपिक मान के चलो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कभी भी तैयार हो जाएगा। अब आप उसमें गलती नहीं करने वाले। पहली ही बार में आपने 2 उसकी रीडिंग कर ली, ध्यान दो। कोई भी चीज़ आपको तब याद रहती है जब आपको उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ते हो। कोई विद्वान नहीं होता कोई कहे मैंने तो 1 बार में पढ़ लिया पूरे याद हो, फालतू बात कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है, कभी याद नहीं हो। उसका टेस्ट ले लेने के ना, रुक जाओ पढ़ो, मैं अब भी पूछ रहा हूँ तुमसे, सच्चाई समझ में आ जाएगी। कोई विद्वान नहीं होता, आइंस्टीन हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो साहब जी, आप भी हों। ठीक, 1 से 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तब वो चीज़ें तरोताज़ा होती साहब। और नहीं तो याददाश्त की बात करो तो अपन ये भूल जाते हैं। अपन कल जो बंदा मिला तो उसने नाम बताया था अपना, अपन भूल गए उसका नाम क्या था। ये होता है, एक जनरल टर्म की बात है, बार बार हम उसको रिवाइज़ करते हैं। यही वजह है कि जो आपको सिखाते हैं ना पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करें, लोगों का नाम कैसे याद रखें, तो बात करने के दौरान में उनका नाम पूछा, अच्छा आपका नाम महेश है, राकेश है, और राकेश कैसे हो, और राकेश आप इस बारे में बार बार उसका राकेश का नाम रिवाइज़ कर रहा हो। आप गौर से देखो,
ताकि अगली बार ये बंदे का नाम याद रह जाए, ये मिले तो एक बार में पहचान जाए। तो यही टेक्निक सिखाई जाती है आपको। आपने उसका नाम नहीं लिया ना तो देखना आप भूल जाओगे, उस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान उसका नाम नहीं लिया तो आप उसका नाम भूल जाओगे। इसने क्या बताया, राकेश, महेश, दीपेश, जो भी बताया था। टेक्निक्स होती हैं साहब, ये इस तरीके से कुछ पढ़िए साहब। ऐसे बुक्स के साथ में भी है। टेक्स्ट बुक में मैंने फ़ायदा बताया आपको। टेक्स्ट बुक जब आप अच्छे राइटर की पढ़ते हो, ठीक, फॉर एग्जांपल एम लक्ष्मीकांत की बात कर लो, लालन लाल जी की बात कर लो, सुभाष कश्यप जी की बात कर लो, आप हिंदी ग्रंथ अकादमियों की बुक्स की बात आप कर लें साहब जी, भारत सरकार के केंद्रीय जो ग्रंथ निदेशालय है, हिंदी कार्यान्वयन निदेशालय, उनकी बात कर लो। जितने भी अच्छे राइटर हैं, जो भी आप जानते हैं, जिनका नाम नहीं भी लिया मैंने, मतलब टॉप राइटर, इनमें फ़ायदा क्या होता है? इनमें फ़ायदा ये होता है कि जब आप इनको पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है अपन एम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं और इतना सिंपल वे में उन्होंने लिखा होता है, लगता है एम लक्ष्मीकांत जी सामने बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। ये फील आने लगेगा, और ये फील उन्हीं को आता है जितने गंभीर वो विद्यार्थी होते हैं, जिनके सपने जितने मजबूत होते हैं कि साहब यही करना है अपन को। उनको ऐसा लगेगा कि एक एक बात कौन पढ़ा रहे हैं, कौन बता रहे हैं मुझे, एम लक्ष्मीकांत जी। ऑलरेडी आपने क्लास की हुई है, कर रहे हो, क्लास में वही टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, वही टॉपिक आकर अपन घर पर पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका वो और मजबूत होता चला जाएगा टॉपिक। कभी भी ये किया जाता है साहब, तो इससे बहुत लाभ होता है। ठीक, तो अब ये अपन ने पढ़ लिया, ऐसे कर करके अपन ने एक एक दो टॉपिक कर करके पूरी की पूरी किताब पढ़ ली। क्यों पढ़ ली? क्योंकि हमें बनना है। इतनी सी तो बात है साहब जी। किसके लिए? अपनी बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने वृद्ध माता पिता के लिए, इस घर का सहारा है, जो भी है। मेरा ड्रीम है, मुझे साहब एंजॉय करना लाइफ, जो भी है वो मजबूत होना चाहिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि करना तो है पर करना नहीं भी है, ये नहीं होना चाहिए। गलत निर्णय नहीं होगा, देर से लिया गया निर्णय नहीं होना चाहिए, फटाफट निर्णय लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ करिए। अब इसके बाद अपन ने पूरा टॉपिक पढ़ लिया टेक्स्ट बुक का साहब जी, पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ डाली। अब एग्ज़ाम आ गया आपका, अब आपको रिवाइज़ करना है। बोले साहब 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, कैसे रिवीजन करें? इसका क्या तरीका बताया? 5 मिनट कैसे पढ़ने के लिए आप जाओ उस बुक में से, कुछ खास टॉपिक ही होते हैं, 50 टॉपिक दिए, 50 के 50 रिवाइज नहीं करना है। 50 में से आपको गिने चुने टॉपिक ही होते हैं, 1 से 2 4 टॉपिक होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उनको ही रिवाइज करना है। उनको भी कैसे करना है? बिगिनिंग का पढ़ा अपन ने, जो जो अंडरलाइन आपने किया था उस बुक के साथ में, सिर्फ उनको बस देखना है, या और आपको लग रहा पढ़ेंगे इसको भी देख लें, उसको भी देखना है। ऐसे में क्या होगा, आपका एक एक टॉपिक तैयार करने में आपको 10 मिनट लगते हैं। पता चला अपन ने 2 घंटे में पूरी इतनी मोटी एम लक्ष्मीकांत 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर ली, फ्री हो गए साहब जी। और ये प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी एग्ज़ाम के करीबन 20 दिन 25 दिन पहले से शुरू हो जानी चाहिए। जब आप इस वे में सिलेबस के सारे सेक्शंस को कवर कर लेते हो, केवल गो थ्रू होते हो, ब्रशअप करते हो, रिवीजन इस तरह से करते हो, आपका रिवीजन कम समय में हो जाता है। और टेक्स्ट बुक की एक विशेषता ये भी होती है कि साहब आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत उसको नहीं पड़ती। जैसा गाइडों में पड़ती कि रट्टे ही मार रहे हैं बिल्कुल सुबह से शाम, घोंट रहे हैं जिसको बोलते हैं, नहीं करने की जरूरत है। जनरली आप उनसे गुजर जाओ, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, वो आपके साथ में कॉन्सेप्ट में आपके दिल दिमाग में बस जाएंगे, आपके डीएनए में समा जाएंगे साहब जी। उनके सोच, उनकी विचार, उनके कॉन्सेप्ट, कभी भी ये फ़ायदा होता है। ऐसे पढ़ी जाती हैं मोटी मोटी पुस्तकें। तो बिल्कुल समराइज़ कर दें, जनरली आप एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में बैठें, टॉपिक को पढ़ें, मार्क बनाते पढ़ें, टॉपिक को पढ़ने के बाद 5 मिनट का समय उसको और दें, रिवाइज़ कर लें, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले उस चीज़ को देख लें। एक चीज़ और कर लेना, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, सप्ताह भर में जितना पढ़ा है उसको आप रिवाइज़ कर लिया करें कि हाँ मैंने देखा, बस भले ही 2-5 मिनट में ऐसे ही यूँ ही कर जाओ। सप्ताह में नहीं करना, 15 दिन में कर लो। 15 दिन में नहीं करना भाई, 1 महीने में, कि मैंने पिछले 1 महीने में जितना पढ़ा है, 1 दिन मैंने उसके लिए रिजर्व किया कि मैं उसको रिवाइज़ करूँगा, ये ज़रूर कर लेना। तो इसको बड़ा महत्व होता है। और उसके बाद में आप एग्ज़ाम के ठीक पहले 20-25 दिन मैंने कहा वो तो रिवाइज़ करोगे ही, हो जाएगा आपका। अब एक और पॉइंट, बोले सर इतनी मोटी बुक फिर भी कैसे रिवाइज़ होगी? ऑटोमेटिक रिवाइज़ होगी। कैसे ऑटोमेटिक? क्या समझ रहे हो? जब आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, बिपिन चंद्र जी को पढ़ लिया आपने, ल्यूसेंट पढ़ रहे हो आप, क्योंकि वो पतली सी है ना, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, कम पेजेस देखकर थोड़ी सा एक अंदर से आत्मविश्वास वन क्रिएट कर लेते हैं। आर्टिफिशियल वाला, ओरिजिनल वाला होना चाहिए। तो जब आप उसको भी पढ़ रहे हो ल्यूसेंट को, तो मालूम है आपकी क्या रिवाइज़ हो रही है? आपकी एम लक्ष्मीकांत ही रिवाइज़ हो रही है साहब, जो आपने पहले पढ़ी थी। क्योंकि उसमें कोई अलग से नहीं दिया होगा, वो कहाँ का ही कुछ अंश उठाकर चिपका दिए गए हैं, उसी के हैं। सुभाष कश्यप जी के ही हैं, विपिन चंद्र जी के ही हैं, BL ग्रोवर जी के ही हैं साहब जी, उसी के तो हैं। जब भी आप उन गाइड्स को पढ़ रहे हो तो आपकी क्या रिवाइज़ हो रही है? टेक्स्ट बुक, लेकिन पूरा सेक्शन रिवाइज़ नहीं हो रहा उसका, कुछ उसके चुनिंदा अंश बस हो रहे हैं। वो भी कौन से? जो उस राइटर को लगा कि उठा के ऐड कर देना चाहिए। वो हो सकता है आपकी थॉट इससे डिफरेंट हो,
आपको लगे कि नहीं साहब और भी ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी, एक लिस्ट और भी दी हुई थी साहब, मैंने उसमें पढ़ी हुई थी, वो तो इसमें दी नहीं है, तब आपको लगे कि नहीं साहब अपनी उठा लो वही और एक बार उसके पेज पलट लो। तो इस तरीके से कभी भी आपका रिवीजन होगा। तो बाय आप देखें वे या ऑटोमेटिक वे, आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें जो कुछ भी लिखा है वो समाहित इसके अंदर तो था, इसको आपने पहले ही पढ़ा था, उसको पढ़ रहे हो, जबकि रिवीजन किसका हो रहा है, इनका टेक्स्ट बुक का हो ही रहा है। और यदि डायरेक्टली आप इसको उठा के पढ़ लो तो फिर तो बात ही अलग है साहब जी। इसी को रिवीजन कर लो, 2 घंटे 3 घंटे में कैसे रिवीजन होता है, वही पोर्शन जो आपने मार्क किए थे, पेज मोड़े हुए थे, स्टार बनाए हुए थे, रेड मार्क किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो आप देखेंगे वो आपको बनेगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आ जाएगा, बोले एप्पल बाई का संबंध किससे है। अब आपने पढ़ के तो गए थे ल्यूसेंट, नहीं मिला साहब जी उसमें एप्पल बाई कौन है, मतलब कोई बाई आई होगी कहीं काम करती होगी, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने एम लक्ष्मीकांत देखी होती कि साहब कैग वाले टॉपिक पर हमने पढ़ा था, कैग की भारी आलोचना की है, 2 रिपोर्ट उसने तैयार की हुई है साहब। एप्पल बाई 1950 के दौर में अपन देखते हैं, 52 के दौर में अपन देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, कैग को लेकर उन्हें इवन ये तक बोले पद ही समाप्त कर देना चाहिए। तो आपको एक मोटा सा कुछ तो याद रहेगा कि हाँ एप्पल बाई, एप्पल बेचने वाली बाई नहीं थी, वो कैग से संबंधित था, कुछ तो याद रहेगा। जब एग्ज़ाम में पेपर आएगा तब आप एक झटके में उस क्वेश्चन को देखोगे ना, दूसरा बंदा क्या होगा, रोएगा, कहे ये तो आया ही नहीं, मैं तो पढ़ के जो गया था उसमें से तो आया ही नहीं। ऐसा होगा बेटा तुम्हारे साथ में कि उसमें से नहीं आया। जबकि आप उसको देखोगे ना तो एप्पल बाई को देख के मुस्कुराओगे, पर आपको आपकी टेबल, आपकी कुर्सी, आपकी किताब, उस क्वेश्चन का आंसर भी नज़र आएगा और आपको इस बात पर भी हंसी आएगी, उस पर भी, और आनंद भी आएगा। उससे बन जाएगा मुझे मालूम है एग्जैक्टली ये क्या है आंसर। और आपको ये भी समझ में आएगा कि जिसने भी उसको नहीं पढ़ा है गाइड को, बस उसको ये नहीं भी बन रहा होगा, ये भी आपको वहीं पता चल जाएगा ये किनको बनेगा, ये उनको बनेगा। तो ये फ़ायदा होता है कभी टेक्स्ट बुक को पढ़ने का। मोटी हैं पतली हैं कोई दिक्कत नहीं साहब जी, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कैसे पढ़ना है आपको, गिनी चुनी ही तो पढ़ना है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है साहब जी। आपको एक सब्जेक्ट की एक रखो ना, क्यों रखते हो आप एक सब्जेक्ट की एक्चुअली 4 रख लेते हो, यानी बनने का शौक होता है, एकदम से लगता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। नहीं साहब, एक यानी एक नोट्स, एक बार में सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन। समझ में आ रही बात। कभी भी इसको फॉलो करोगे ना आप, तब आप मोटी से मोटी किताब में पढ़ जाओगे और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सिलेक्शन भी पाने वाले। और बता दूं कुछ चीज़ें, फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन अगर आपको पाना है, कभी भी अच्छे गुरु को मिस ना करें, उसकी क्लास को मिस ना करें, एक दिन की भी ना करें, बिल्कुल एक्सेप्शनल सिचुएशन हो तब तक ना करें। एक शब्द उसका सुनना है आपको क्लास का, बिल्कुल गलती से मिस नहीं, कुछ भी मिस हो जाए ये नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका 6 महीने 1 साल के बाद में। कभी मिस ना करें क्लास को। हो सकता है जिस दिन आपने क्लास मिस कर दी और ऐसी आदत डाल ली तो महीने पहले 1 क्लास मिस करोगे, फिर 10 क्लास मिस करने लगोगे, पता नहीं चलेगा। जिस दिन आप नहीं आए उसी दिन उस गुरुजन ने आपके वो टॉपिक बताया और उस वे में बताया कि पता चला वो क्लास ही जिंदा हो गई बिल्कुल, और उसमें से ही पेपर आ गया। उसी दिन अपन नहीं गए थे, बराबर हो गए साहब। क्लियर है। एक्चुअली क्या होता है कि टीचर बता जरूर देते हैं आपको कि आज मैं ये पढ़ाऊँगा, कल मैं वो पढ़ाऊँगा। कुछ क्लास बड़ी स्पेशल होती हैं कुछ शिक्षकों की, और उनको भी नहीं मालूम रहता, उन टीचर्स को भी नहीं कि आज वो क्या पढ़ा देने वाले, आज मतलब उनका फ्लो क्या बन जाएगा, क्या खिंच जाएगा, आज उनका मन प्रफुल्लित है, खुश हैं, दिमाग में कुछ और नहीं है, पता ही नहीं रहता उनको कि आज वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा देने वाले हैं कि मतलब लाजवाब पढ़ा देने वाले। उनको भी नहीं मालूम रहता है कि आज मैं लाजवाब पढ़ाऊँगा कि जनरल वे में जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा हो जाता है। वो आपका बोनस होता है। कभी भी वो दिन कौन सा होगा ये मालूम नहीं होता, और प्रायः होता ही है कि जिस दिन आपने क्लास मिस करी उसी दिन था वो वाला दिन साहब। ये वही बात है, जिस दिन आप पर्स लेकर जाते हैं गाड़ी पंचर नहीं होती है, ज़रूरत नहीं पड़ती पैसों की, लेकिन जिस दिन आप पर्स लेकर नहीं जाते हैं उस दिन पता चला बहुत ज़रूरत पड़ी साहब जी पैसों की। तो ये वही बात हो जाएगी। तो इसलिए क्लास कभी मिस ना करें। अच्छे अपने जो गुरुजन हैं उनकी इस बात को मैं कहूँगा, जो भी वो बता रहे हैं। अब एक और चीज़ बता दूं, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होना तो ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ये तो बाकी आप जैसे पढ़ते हो आप पढ़ते रहो साहब। और तरीका बताता हूँ, जो कल पढ़ाया जाना है क्लास में टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक हो सकता है, बोले 1857 का विद्रोह पढ़ाया जाने वाला है, कैग पढ़ाया जाने वाला है, या कोई टफ टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है। अब आपको मालूम है कि साहब टॉपिक नंबर 15 पढ़ाया, अगला नंबर 16 का होगा साहब, आपको पता है। जो कल पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है उसको आज की डेट में घर पर आप पढ़ लो पूरा। कुछ नहीं समझ में आएगा ना, नहीं आने दो, मत आने दो, कोई ज़रूरत नहीं, समझना है ही नहीं।
कल तो पढ़ाया जाएगा ना आपको क्लास में, उसको आप कब पढ़ लो, उसको आप आज पढ़ लो। भले ही आप फ्रेशर हों चाहे आप ज्ञानी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ज्ञानी भी हैं, बहुत बार पढ़ा हुआ है आपने, मेंस लिखे, इंटरव्यू दिए हैं, तब भी आप उसको एक बार पहले पढ़ लो। क्योंकि अच्छे गुरुजन क्या होते हैं, बहुत तैयारी करके आते हैं, उनको नॉलेज भी बहुत होता है साहब। आप पढ़ कर गए, आपको 100 में से 90 बातें मालूम हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आपने बहुत बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। उन 90 के आगे जब 91 नंबर की बात आप पूछोगे ना, और जिस वे में वो बता देगा टीचर, वो आपका बोनस होगा। कि 90 तो आप जानते थे, अरे 91 पर तो हमने गौर नहीं किया, 92 वाली नंबर जो पॉइंट है उस पर तो गौर ही नहीं किया, वो आपको बता देगा। और वहाँ आपकी अर्निंग होगी। सब इतना तो तैयार था, लेकिन नॉलेज मेरा और बढ़ गया, और बढ़ा, और इससे फ़ायदा होता है कभी भी। तो इसलिए कल जो पढ़ाया जाने वाला है क्लास में, उसको आज तैयार कर लीजिए। क्लियर। एक और टेक्निक, जो भी टॉपिक पढ़ा 5 मिनट उसका रिवीजन किया, सुबह पढ़ लिया, शाम को उठाकर उसका क्या लगा लो, क्वेश्चन बैंक। शाम को पढ़ लिया, अगले दिन सुबह उठा के क्वेश्चन बैंक। इतना भी नहीं तो गैप रख देना 2-3 घंटे का, फिर उठा के उसका क्वेश्चन बैंक लगा देना। कई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेंगे, उस टॉपिक वाइज का जो क्वेश्चन बैंक था वो ज़रूर लगा लेना। कुछ नया ही सीखने को मिले। बोला अरे ये वाला फैक्ट तो इसमें क्वेश्चन में आया, पर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। होगा, दुनिया कैसी कोई किताब नहीं आती जिसमें सब कुछ हो, दुनिया कैसे कोई नोट्स नहीं होता कि सब कुछ है वो ही, ऐसा कुछ नहीं होता साहब। लेकिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो जो क्वेश्चन लगाया नहीं बना, कुछ स्पेशल फैक्ट मिला आपको, कोई कॉन्सेप्ट मिला, उसको उठा के कहाँ लिखोगे अब, अपने नोट्स पर। बहुत आलसी हो, बहुत अलाल हो, बोले इतना नहीं होता सर मेहनत, कहाँ लिखोगे, अपनी किताब में जाकर उस वाले क्वेश्चन का 1 लाइन वे में लिख देना। अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, उसी किताब में ऊपर और नीचे जगह खाली होती है, दाएं बाएं कहीं खाली होती है, जो भी गाइड है, जो भी मैगजीन है, वहीं लिख देना, लिख लेना साहब। इससे क्या होगा, आपने ऐसे कर करके 10 चीज़ें पढ़ डाली, ठीक, उसको समेट कर कहीं किसी एक जगह तो डालोगे, और लास्ट मोमेंट पे क्योंकि आप कम से कम पढ़ोगे। जब आप उस कम से कम को ही पढ़ोगे तो उसमें बहुत कुछ आपकी मेहनत का लिखा हुआ ऐड है। तो उस किताब को नहीं भी पढ़ा, लेकिन उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो आपका यहाँ से रिवाइज हो गया। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ? कुछ ऐसे कीजिएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो ये कुछ ऐसी टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स मैंने आपको बताई, इनको करिएगा। क्लास में ना करने वाली बात मैंने आपसे कही, सिलेबस को लेकर चलोगे। कई बच्चे क्या होते हैं, सिलेबस को लेकर नहीं चलते हैं, कई बच्चे लिखते नहीं हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए 5 किताबें पढ़ लेते हैं, परंतु दूसरे सब्जेक्ट के लिए एक भी नहीं पढ़ते हैं। ये डिसमैनेजमेंट नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सभी चीज़ों को एक समतुल्य वे में आप टाइम अपना देने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स टफ लगते हैं, साइंस टेक टफ लगता है, उससे बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, थोड़ी बहुत कम 19-20 में आप कर सकते हो। पढ़ने के दौरान में भी कई टेक्निक्स को यूज़ करना, जो टेक्निक्स हमने आपको स्टडी वीडियोस में बताई हुई हैं, किन्हीं टॉपिक पर बताई हुई हैं, कैसे पढ़ो, कैसे याद रखो, कैसे क्या याद रखना। फॉर एग्जांपल जैसे निर्वाचन आयोग वाला आप मेरा वीडियो देखोगे, उसमें बताया कि पूरे निर्वाचन आयोग आपको याद रखना तरीका क्या है। एक और वीडियो होगा वित्त आयोग वाला, कि पूरे आपको फैक्ट याद रखना कि साहब हमारे वित्त जो आयोग है, जो कमिश्नर रहे हैं, उसके कौन रहे हैं। सिंपल सा तो कोडिंग्स वगैरह कैसे बताया, टेक्निक बताया, नियोगी संतानम, चंद्रराज मन्नार, त्यागी रेड्डी, शैलट चौहान, सापे खुसरो, केर सिंह करके, इतने में अपना पूरा रिवाइज हो गया। पूरे के पूरे आपके 15 के 15 आपके वित्त आयोग एक लाइन से आ गए। तो ये IAS का पैटर्न कहलाता पढ़ने का। जब आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, वहाँ आएगा एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर जमाने इनमें से कौन नहीं रहे, कोई 3 रहे होंगे, कोई 1 नहीं रहा होगा, 2 रहे होंगे, 1 नहीं रहा होगा, इस टाइप से पैटर्न कहलाता है उसका साहब। असेंडिंग ऑर्डर में जाइए, पहले से बात के क्रम में जाइए, बात से पहले क्रम में जाइए, तब आपको ये चीज़ें काम आती है। मैंने जो बताया आपको बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में। कुछ ये टेक्निक्स भी यूज़ करो, ये आपको आता है एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में, है ना। हमारे पास रहोगे, हम सब बताएंगे, सब सिखाएंगे। तो ये दोनों ही बातें हो गई। यदि आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में निश्चित रूप से आप सिलेक्शन उठाएंगे। इन नियमों को भी साथ में लेकर चलते हैं तो कितनी ही मोटी पतली किताबें, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप निश्चित रूप से सिलेक्शन उठाने वाले हैं, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उठाने वाले हैं, ये मेरी गारंटी साहब। इसके अलावा भी कुछ बातें बाकी रह गई हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उस पर किसी अगले वीडियो में हम बात कर लेने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आपको मैं कह सकता हूँ, यदि आपने ये मान लिया और इसको फॉलो किया तो आप एक बार में सिलेक्शन उठा लेंगे, और कम से कम सिलेक्शन के तो मोहताज नहीं रहोगे। ये इसलिए नहीं कहा कि बिल्कुल ही टॉपर ही हो जाओगे, नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है। IAS में फर्स्ट रैंक पर आने वाला बंदा हो, चाहे 200 रैंक पर आने वाला बंदा हो, दोनों का एक सा ही नॉलेज होता, साहब, ज़्यादा अंतर नहीं होता। वो तो कुछ चीज़ें अपने लग, कुछ अपना स्टार, कुछ चीज़ें रिवीजन
काम कर गया, बस इतना सा ही फ़र्क होता है साहब। चाहे IAS वाले हों, चाहे PCS वाले हों, चाहे कोई से भी हों, चाहे ग्रुप D वाले हों, इतनी सी ही बात होती है। पर आप इनको फॉलो करेंगे, जो नियम मैंने आपको बताए हैं, तो निश्चित रूप से आप इसमें सिलेक्शन उठाएंगे। आप ज़रूर बताइएगा आपका विचार क्या है, आपको कैसा क्या लगा, ये कुछ हेल्पफुल लगा, नहीं लगा, कोई और चीज़ ऐड करनी थी, अपना विचार दीजिएगा। कुछ चीज़ बाकी होगी उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी लोगों के लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।